जय हिंद साथियों, 12 नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। तो आपका कौन सा महत्वपूर्ण चीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकता है, तो चलिए बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। आज क्या है ना, क्या क्या करने वाले हैं। श्री अन्न पर जो है, देखिए क्या हुआ था ना कि श्री अन्न घोषित, मतलब कहने का मतलब है मोटा अनाज घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष यानी उस ईयर का जो है हर साल घोषित किया जाता है। तो इस बार जो है मोटा अनाज वर्ष हम लोग मना रहे हैं। उसी पे जो है ये हम लोग का जो है मार्च में जो है ना श्री अन्न पर उत्सव भी हुआ था यहाँ पे। तो फल्गुनी जी आए थे। ये फल्गुनी शाह कौन है बता दें, ये मुंबई की रहने वाली मूलतः ये जो है भारतीय मूल की है, अमेरिका में रहती हैं। इसी के द्वारा जो है ग्रैमी अवार्ड भी इसको 2022 में मिला था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे और इसी के साथ जो है दोनों मिलकर के श्री अन्न पर एक गाना लिखे, ठीक है। तो उसी गाना को आपका जो है ग्रैमी अवार्ड, एक जो आपका जो संगीत है ना, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। और ये अवार्ड 1959 से दिया जाता है, लॉस एंजलिस में अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है। ये जो ग्रामोफोन देख रहे हैं ना, ये जो आपका संगीत उंगीत को रिकॉर्ड करता है, पहले के जमाने में ग्रामोफोन के ही द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इसी का खोज किया था आपका एडिसन ने, ठीक है। थॉमस एडिसन जी के बारे में जानते हैं, जो बल्ब का भी खोज किया था, ठीक है। तो उसी के याद में ग्रामोफोन से ही आपका ग्रैमी अवार्ड आया है। वही अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया है अपना कौन, मोदी द्वारा जो लिखा हुआ गाना, ये गाना दोनों मिलकर के ही लिखा है, ठीक है। और फाइनली गाया है ये साथ मिलकर के, इसका जो है पति है, ठीक है, उसका पति का नाम गौरव शाह है, दोनों मिलकर के गाया है। और आपका ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए इसको नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इसके लिए मोदी जी बहुत चर्चा में आ गए हैं। अब जान लीजिए, राजनेता से सिंगर भी बन गए, अब लेखक भी बन गए, मतलब संगीतकार भी बन गए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब चीज। अभी बात करते हैं इसके बारे में हम बराबर, ठीक है। तो ये जान लीजिए, ग्रैमी अवार्ड के लिए मोदी द्वारा लिखित जो गाना है, ठीक है, श्री अन्न पर बना है, ठीक है, उसी के थीम पे रखा गया है। तो आपका ग्रैमी अवार्ड हो सके दिया भी जा सकता होगा, ठीक है, नॉमिनेट हो चुका है। तो बात करेंगे इसी के बारे में। उसके बाद क्या है ना कि अभी आप लोग को जानते हैं कि ये अगस्त, अजीब भी का बात नहीं है, 30 अगस्त 2022 से ये घटना है। भारतीय जो पूर्व नौसैनिक थे, 8 नौसैनिक थे, उस 8 नौसैनिक को क्या हो गया कि वहां पे कतर में ये लोग काम करते थे। एक कंपनी है अल्दहारा, ठीक है, उसी में काम कर रहे थे। तो कुछ वहां पे क्या है ना कि वो जो अल्दहारा कंपनी है वो नौसेना के जो भी लोग हैं उसको प्रशिक्षण करता है, ठीक है, पनडुब्बी बनाता है। तो वहीं पे काम करते थे। तो कतर सरकार का ये मानना था कि वहां के कुछ सीक्रेट चीज को जो है ये इजराइल को, ये पूर्व जो 8 नौसैनिक के बारे में बताए हैं, वो जो है खुफिया मतलब कुछ सूचना दिए थे। और ये बात किसने बोला है, तो पाकिस्तान का जानते हैं इंटेलिजेंस आईएसआई, मतलब आईएसआई है, ठीक है ना, कहने का मतलब है। तो उसके द्वारा ये चीज कहा गया। फिर वो अपना जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल करने के बाद 8 सैनिक को अभी क्या देने वाला है, फांसी। अभी 2 दिन बाद ही देने वाला है, 8 दिन का समय दिया था, तो अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये चर्चा में क्यों आया है, ये चर्चा में इस वजह से आया है, इटली के प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली से अभी क्या है ना कि इटली से हम लोग कह रहे हैं, भारत सरकार विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इटली का जो है 2 नाविक को हम लोग ऐसी कुछ कृत्य किया था 2014-16 में, ठीक है, तो उसको छोड़ा गया था। तो इटली से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि आप चाहिएगा तो कतर से जो है हम लोग का जो पूर्व नौसैनिक है उसको छोड़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो कानूनी कोई प्रक्रिया हो नहीं सकता। अब 2-3 दिन समय बचा है, 8 दिन का समय था पहले, 26 अक्टूबर का, 23 अक्टूबर का, ये 25 अक्टूबर का ये मामला था, ठीक है। तो मामला अब खत्म होने वाला है, तो हो सके फांसी हो जाए। अगर ये आठों अगर पूर्व नौसैनिक का जो अगर फांसी हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के लिए कहा जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु है, और कहते हैं कि विदेश में जो है एक अच्छा पकड़ है। अगर इतना अच्छा ही पकड़ है तो ये 8 सैनिक को फिर बचा क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अभी भारत सरकार की तरफ से कोई पहल हो ही नहीं रहा है। क्या पहल हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अब देखिए, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसको प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था, जिस बंदे को फांसी दिया जाना है। 8 में से एक व्यक्ति एक ऐसे हैं जिसको सम्मान भी दिया गया था। अब ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, 2019 में दिया गया था, ठीक है। उस टाइम जो है आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा था बनारसी में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यही व्यक्ति है। इसके भी बारे में बात करेंगे कि कतर में जो है क्या, क्योंकि देखिए कतर में बताते हैं आपको लगभग वहां का आपका 27-28 लाख जनसंख्या है। उस 27-28 लाख में 8 लाख जनसंख्या भारतीय प्रवासी भारतीय रहता है। तो बहुत छोटा देश है, उसमें से वहां पे फांसी दिया जाना, ठीक है, ये बहुत क्या है, एक भारतीयों के लिए टेंशन वाला बात हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है ना कि चौथा द्विपक्षीय अभ्यास होगा बोंगो सागर। देखिए, बोंगो सागर हो या कॉर्पेट हो या संप्रीति हो, ये किसके साथ करते हैं हम लोग, बांग्लादेश के साथ। ये जो है बोंगो सागर और कॉर्पेट है, ये नौसैनिक है। और अभी इससे पहले जो है आपका मेघालय के अमरोई में किए थे, तो वो क्या था, संप्रीति था। वो क्या था आपका, ये आपका जो है सेना के द्वारा जो किया जाता है वो था। और ये अभी नौसैनिक हो रहा है, ये आपका विशाखापट्टनम में हो रहा है। अब विशाखापट्टनम आप लोग जान रहे हैं आंध्र प्रदेश है, और नई राजधानी भी घोषित कर दिया है, ठीक है। पहले अमरावती होने वाला था, बोल रहा है कि हम लोग नई राजधानी विशाखापट्टनम बनाएंगे आंध्र प्रदेश का। 2 जून 2014 में जब अलग हुआ तेलंगाना किससे,
आंध्र प्रदेश से, तो उसके बाद जो है तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया। अभी पिछले कई साल से अभी वहीं पे है, दोनों का संयुक्त रूप से चल रहा है। अब नई राजधानी जो है, अब कोई भी चीज बनाएगा अच्छा से, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तभी ना जाएगा, तो अभी वो चीज हो रहा है, तो नया राजधानी घोषित कर दिया है विशाखापट्टनम। तो इतना ये इस वजह से बता रहे हैं कि विशाखापट्टनम थोड़ा सा हम लोग का महत्वपूर्ण जगह, क्योंकि नौसेना का देखिए, नौसेना का आपका 3 ही कमांड है, एक पूर्वी कमांड, एक पश्चिमी कमांड, एक दक्षिणी कमांड। तो पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है ना आपका विशाखापट्टनम है, और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका मुंबई में है, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है, ठीक है। तो ये नौसेना कमांड होने के नाते, और क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, कोई भी नौसेना कोई भी अभ्यास होता है तो आपका विशाखापट्टनम बहुत महत्वपूर्ण हम लोग के लिए है। और कोई भी मिसाइल का भी परीक्षण किए करता है तो हम लोग कहां से करते हैं, वहीं से करते हैं। अभी बताए थे आपको, एपीजे अब्दुल कलाम जी से एक मिसाइल का परीक्षण किए थे, ठीक है, अभी बताए थे, ठीक है, परसों का कहानी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे में क्या है ना कि अभी चंद्रमोहन का निधन हो गया। ये चंद्रमोहन जो तेलुगु स्टार है, ठीक है, अभिनेता थे, ठीक है। तो मोदी जी जो है शोक संवेदना पर अपना जो है प्रकट कर रहे थे, तो उसी को लेकर के अब मोदी जी जहां पे शोक संवेदना प्रकट कर जा रहे हैं, तो वहां पे उस चीज को आपको देख लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। जो भी बात बोले हैं यही सारा चीज है। अब इसको अच्छा से हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए आइए, श्री अन्न, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये कर लीजिए, अन्न, ये अन्य हो गया है, इसको अन्न कर लीजिए, ठीक है। श्री अन्न होता है, श्री अन्न होता है, ठीक है। श्री अन्न पर बने गीत क्या है, एम्बेडेंस इन मिलेट्स, ये गाना का नाम है, ठीक है। ये जो गाना गाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा ये गाना गाया गया है। तो ये गाना का नाम है एम्बेडेंस इन मिलेट्स, याद रखिएगा। को साल 2024 के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन में शामिल किया गया है। इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया है, तो कहने का मतलब है कि ये जो गाना है एम्बेडेंस इन मिलेट्स, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया अपने प्रधानमंत्री मोदी और इसका फाल्गुनी शाह, ये दोनों के सहयोग से ये गाना लिखा गया है। और फाइनली गाया भी कौन है, वही है आपका, कौन गाया है, तो ये आपका फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। ये फाल्गुनी शाह का ये क्या है, पति है, ये भी याद रखिएगा, फाल्गुनी शाह का पति है कौन, गौरव शाह। ये अब ये म्यूजिक कंपोजर भी हैं, दोनों मिलकर के ये गाना को गाए हैं, और लिखा कौन है, तो मोदी जी और कौन, फाल्गुनी शाह, ये दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी हो जाएगा। इसको तो आपको जान लेना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अभी देखिए, मिलेट्स वर्ष घोषित कर दिए, ये बात तो बोल ही दी आपको कि मिलेट वर्ष घोषित किए हैं। 2023 जो है यूएनओ कौन सा मिलेट वर्ष बना रहा है, तो क्या कहिएगा, मोटा अनाज वर्ष बना रहा है। मोटा अनाज में कौन सा आता है आपका, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी है, ये सब जितना भी है, कुनकी, कैदा, ये सब जितना भी है, ये सब सर मोटा अनाज में क्यों आता है, ये पौष्टिक आहार माना जाता है, इसमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और भारत सरकार अपने इंडिया में ये बहुत ज्यादा उपज भी होता है। और हम लोग जो अपना जो अभी स्कीम चला रहे हैं श्री अन्न करके, महोत्सव भी अलग अलग आप लोग देखे होइएगा, ठीक है। मोदी सरकार इस पे बहुत ज्यादा ही ध्यान दे भी रहे हैं, ठीक है। तो 2023 में कौन कौन सा मिलेट वर्ष, मोटा अनाज वर्ष। अब इसको जो है एक संगठन है FAO, ठीक है, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली के रोम में है, ठीक है, इटली के रोम में है। और ये यूएनओ का ही बॉडी है। इसका स्थापना भी आपको 1945 में 16 अक्टूबर को। और जानते हैं विश्व खाद्य दिवस भी हम लोग क्या मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। आप लोग जानते होइएगा विश्व खाद्य दिवस क्या मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसी के द्वारा जो है इसको क्या कहा गया, यूएनओ में घोषित किया गया, और इसी के द्वारा ये चीज आपका मनाया जा रहा है यूएनओ द्वारा, मोटा अनाज वर्ष। तो उसी पे जो है इस बात को भी, मोटा अनाज वर्ष को भी इस गाना में रखा गया है, श्री अन्न के बारे में भी रखा गया है, मोदी जी द्वारा लिखा भी गया है, और मोटा अनाज पे ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान भी दिया गया। तो इसी को लेके ये गाना को, अब ये गाना किस कैटेगरी में नामित हुआ है, तो ये भी जानना आपका जरूरी है। इस गाने को जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नामित किया गया है, ठीक है। क्या कहिएगा, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, आपको कह देगा कि एम्बेड्स इन मिलेट्स जो है गाना किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन हुआ है। और देखिएगा इसको प्राइज भी फाइनली मिल ही जाएगा, ये बात जान लीजिए, क्योंकि फाल्गुनी शाह को 2022 का जो है आपका 2022 का ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुकी है, ये बात जान लीजिए। तभी मोदी से मिलने आए थे, कहां पे, आपका दिल्ली में। जब मिलने आए थे तो बहुत ज्यादा प्रशंसा भी किया था, ठीक है। तो ये मिल भी जाएगा, देखिएगा। तो कौन कैटेगरी में मिलेगा, तो क्या कहिएगा, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ये गाना नॉमिनेशन हुआ है। अब आइए थोड़ा सा ग्रैमी अवार्ड के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रैमी अवार्ड क्या है ना, ये आपका दिया जाता है 1959 से, ठीक है, ठीक है, 1959 से ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है अमेरिका का एक जगह है, लॉस एंजलिस, आप लोग जानते हैं, ठीक है, वहीं से दिया जाता है, ठीक है। और ये कई कैटेगरी में दिया जाता है। हुआ क्या था ना, ग्रामोफोन को जानते होंगे, ग्रामोफोन म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए एक यंत्र है, ठीक है। पहले इसका, अब तो टेक्नोलॉजी सारा चीज आप लोग देखे भी होइएगा। जब ये अवार्ड दिया जाता ना, देखिए इस टाइप का इसके हाथ में है ना, यही है ग्रामोफोन, ठीक है। इसी का आविष्कार किए थे, कौन किए थे भाई, थॉमस एडिसन जी किए थे। कौन आदमी कहिएगा, थॉमस जी किए थे, थॉमस से जो किए थे, ठीक है, थॉमस एडिसन के द्वारा ये आपका किया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है
1959 में जब इसी पे जो है ग्रामोफोन से ही ग्रैमी हुआ, तो इसी ग्रैमी के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इस अवार्ड को पाने वाले हमारे मोदी जी अब हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका भी योगदान होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के ये थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है, ठीक है। अब राजनेता भी हो गए, सिंगर मतलब क्या बोलते हैं, गीतकार भी हो गए, है कि नहीं। तो ये सब चीज अपने मोदी जी के नाम पे क्या हो जा रहा है, नाम दर्ज हो रहा है, और ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। नॉमिनेशन मिल गया किसके लिए, कहिएगा, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जो है ये जो गीत है कब लिखा गया था, जारी किया गया था जून में जारी किया गया था, क्योंकि ये मार्च में आई थी। और ये गाया किसके, तो ये तीनों आदमी का नाम ये रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। और ये किस पे लिखा है, तो श्री अन्न पे लिखा है। श्री अन्न क्या है, मोटा अनाज, आपको बोल ही दिए हैं, ज्वार रागी कुटकी जो भी होता है, इसको थोड़ा सा आपको देख लीजिएगा। और 2023 जो है क्या मना रहे हैं, मोटा अनाज वर्ष मना रहे हैं, किसके द्वारा, ये तो खाद्य एवं कृषि संगठन। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसका जो है महानिदेशक कौन है, तो क्या कहिएगा, क्यूडोंग है। क्या कहिएगा, नाम तो लिखा, हाँ देखिए क्यूडोंग इसका जो है महानिदेशक है, ये भी जानिएगा। विश्व खाद्य दिवस हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं, इसी के स्थापना दिवस पर। समझ गए होइएगा मेरे को लगता है सारा इन सब बातों से, ठीक है। तो कब दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, तो हर साल दिया जाता है 1959 से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व नए सैनिक को कतर सरकार द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। तो कहने का मतलब है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए थे, तो ये मनाए थे 2019 में, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। ये 2019 में मनाए थे। अभी जो है हम लोग कितनावां मनाए हैं, थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अभी 17वां मनाए हैं, ठीक है। 19 में हुआ, हर 2 साल में मनाया जाता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाते हैं, गांधी जी जो है आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। 9 जनवरी कब आए थे, क्या कहिएगा, 9 जनवरी आपका कब 1915 में आए थे, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, ये मनाते हैं 2003 से, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर 2015 तक ये प्रत्येक वर्ष मनाते थे, फिर 2015 से क्या किए, इसको प्रत्येक 2 साल में मनाने लगे, कितना, 2 वर्ष के अंतराल में इसको मनाने लगे। तो 2019 में ये मनाया गया था, फिर आपका 21 में हुआ, फिर 23 में हुआ। 23 में कहाँ हुआ भाई, तो 2023 का जो है आपका प्रवासी दिवस का जो समारोह है मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ कहिएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश के कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। क्योंकि स्वच्छता के मामले में जाते सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हमेशा लेता है, तो क्या कहिएगा, इंदौर में हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो अभी आपका कहना प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, तो 17वां हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इंदौर में। ये कब की बात है, 15वां, कब का बात है, 2019। देखिए बना के स्टेटमेंट पूछ देगा कि इनमें से कौन सा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपना विदेश नीति को बहुत, जब से मोदी जी आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मानते हैं कि हम लोग का विदेश नीति में जो है एक अलग मजबूती आया है, विदेश में हम लोग का डंका बज रहा है। मगर ये डंका यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि 8 सैनिक, और ये पिछले 2022 से यानी 30 अगस्त से लेकर अब तक कितना हो गया है, 30 अगस्त को ये लोग गिरफ्तार किया गया था, और फाइनली अभी मौत का सजा भी सुना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी था अल दहरा, वहां के जो सीईओ थे, उसको जो है आपका मौत का उसको भी सुनाया गया था, बट उसको जो है इसको बरी कर दिया गया। अब हम लोग के जो सैनिक है भारतीय, वो फंस गए हैं। तो अभी अपना विदेश नीति कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। जयशंकर जी करेंगे, हम लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, जिसका मुख्यालय द हेग में है। अब वहां पे तो अब कानूनी प्रक्रिया का समय ही नहीं है, ठीक है। अब इटली के जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी को कह रहा है, क्योंकि कतर का संबंध उससे अच्छा है। अभी कतर के बारे में आपको बताते हैं, कतर का संबंध लगभग अमेरिका के साथ एकदम धांसू है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका का कुछ जो है, जो हमास था आपका अलगाववादी संगठन, वो जो उठा के लेके गए थे कुछ लोग को, तो उसमें से आपका कुछ अमेरिकन भी थे। तो यही कतर के सहायक, यही कतर के जो है मध्यस्थता से आपको जो है हमास का संगठन के द्वारा जो है 2 अमेरिकी नागरिक को जो है उसके हमास से क्या किया गया था, रिहा किया गया था। तो अब समझ जाइए, कतर है छोटा देश, एकदम बिल्कुल छोटा देश है, 27 लाख का आबादी है उसके पास, मगर बहुत यहाँ का जो है अल थानी ये है, यहाँ के कौन है, अल तमीम थानी जो है यहाँ के शेख हैं, ठीक है, कतर के, बहुत पावरफुल आदमी है। एक तरह से वहां पे क्या है ना, जितने भी आतंकवादी संगठन हो या कोई भी संगठन हो, अगर कोई भी मध्यस्थता, अभी अफगानिस्तान में अमेरिका था, जानते हैं 2021 में वहां से भागा, तो अफगानिस्तान का और अमेरिका के बीच जो मध्यस्थता कराया था वो भी कतर कराया था, यानी जिसको हम लोग तालिबान कह सकते हैं। तालिबान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने वाला कौन, यही कतर था। तो कतर को हल्के में नहीं लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप भी आपका कतर करवाया है। अभी आपको फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था कि नहीं 2022 में। तो कहने का मतलब है छोटा देश बट बहुत पावरफुल है। अभी हम लोग पूरा एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है एलएनजी, यही कतर से उठा के लेके आते हैं, ठीक है। हम लोग का जो है निर्यात से ज्यादा हम लोग आयात करते हैं कतर से, ठीक है। तो कतर के बारे में अभी बहुत कुछ बताते हैं आपको। तो क्या हुआ है ना, कहां पे थे, भुला गए हैं, ठीक है। तो
अभी जो है ना क्या कह रहे थे, तो इसको जो है नौसैनिक, ये हम प्रवासी भारतीय दिवस में थे, ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस का मनाए, उसको जो है ये सम्मान भी मिला है। और उसमें से जो है आपका टोटल कितना सैनिक था, तो 8 सैनिक है, उस 8 सैनिक में से इसको जो है आपको ये पुरस्कार भी मिला है, आपका प्रवासी भारतीय पुरस्कार। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्यों दिया गया था इसको, ये कौन है भाई, ये कमांडर थे और ये पुण्य तिवारी नाम है इसका, ठीक है। और क्यों दिया गया था, कतर और भारत के बीच एक अच्छा संबंध बनाने के लिए ये रामनाथ कोविंद के द्वारा 2019 में ये पुरस्कार भी दिया गया था। और इस फांसी में ये भी शामिल है, तो ये बात जान लीजिए, अगर ये शामिल है और उसको ये इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया कतर और भारत के बीच जो है एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, तो इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि कुछ तो बात है कि ये जो है कतर सरकार इतना बड़ा फैसला उठाया है। इसमें टोटल 8 व्यक्ति था, पहले 8 व्यक्ति का नाम सुनाते हैं, फिर इसका कहानी समझाते हैं आपको, ठीक है। 8 व्यक्ति में तो आपको हो गया, कैप्टन नवतेज सिंह गिल था, उसमें से एक आपका पुण्यन तिवारी थे, एक कमांडर राजीव गुप्ता था, कमांडर अमित नागपाल हैं, उसके बाद राकेश हैं, सुगुनाकर पकाला है, ठीक है, यहाँ पे पकाला कर लीजिएगा, वीरेंद्र कुमार वर्मा है और सौरभ वशिष्ठ है। सब नाम पूछ लीजिएगा, ऑप्शन दे करके पूछ देगा इनमें से कौन व्यक्ति जो पूर्व नौसैनिक थे जो कतर में फांसी का सजा नहीं मिला या फांसी नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या होता नहीं पता। अब देखिए घटना क्या हुआ था, थोड़ा घटना से आपको हम रूबरू कराते हैं। घटना ये हुआ, कतर की कंपनी अल्धारा थी, उस कंपनी में जो है ये लोग वहां पे काम करते थे। ये लोग का काम क्या था, प्रशिक्षण दिलाना। क्योंकि आपको बता देते हैं थोड़ा सा, चलिए मैप ले लेते हैं, मैप से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपका जितना भी गल्फ कंट्री है ना, गल्फ कंट्री में 6 कंट्री आता है, ठीक है। 6 कंट्री को पहले आपको समझाते हैं। गल्फ कंट्री में 6 कंट्री, जो भी गल्फ कंट्री कहते हैं कि गल्फ कंट्री में तो कहाँ कहाँ है, तो ये जान लीजिए पहले। सबसे पहले कहिएगा सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद क्या कहिएगा, ओमान है, ओमान के बाद क्या कहिएगा, यूएई है, यूएई के बाद बहरीन है, बहरीन के बाद कतर है, कतर के बाद कुवैत है। ये टोटल आपका गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री में यमन नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। यमन का राजधानी सना है। तो गल्फ कंट्री है ना, गल्फ कंट्री के पास किसी के पास पनडुब्बी नहीं है। तो ये है ना, यहाँ पे कतर जो है अपना पनडुब्बी बनाने के लिए ये जो आपका अल्धारा कंपनी है, ये पे कुछ चल रहा था, ठीक है। और वो भी कंपनी का इटली से ले रहा था। तो इसी का गुप्त सूचना इन लोग को, जो पाकिस्तानी का एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ISI कहते हैं ना, ISI, ठीक है, ISI, ठीक है, ISI पाकिस्तान का ही है, जैसे हम लोग का रॉ है ना, उसी तरह वहां का ISI है। तो उसी के द्वारा कहा गया कि ये जो है आपके यहाँ जो भारतीय पूर्व नौसैनिक जो काम करते हैं अल्धारा में, वो जो है कतर का सूचना को लीक कर रहा है। किसको दे रहा है भाई, इजराइल को दे रहा है, ठीक है। और इजराइल को क्यों दे रहा है, आपको मालूम है कि ये जो है अरब देश के साथ इसका कभी बनता है नहीं इजराइल का, ये जानते हैं। ये युद्ध का भी जो कारण है कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि इन लोग को लगता है कि हम लोग के जो है जमीन पे आके इसको अब मतलब बसाया गया है। और ये बात सच भी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज जब बाहर में आया तो अगस्त में इन लोग को जो है, और यह भारत से उठा के लेके गया इन लोग को, ठीक है। उसमें जो है इस कंपनी का जो CEO था, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, इसको भी इसमें लिया गया था सजा में, मगर इसका सजाए मौत को जो है इसको कैंसिल कर दिया और इसको जो है अभी रिहा कर दिया गया है, ठीक है। और इन लोग को जो है फांसी का सजा। तो समझ गए होंगे कहानी कि ये क्या था। अल्धारा कंपनी क्या है, वो प्रशिक्षण देता है पनडुब्बी। और पनडुब्बी क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बता देता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपका खाड़ी देश है, इसके पास पनडुब्बी नहीं है। अगर पनडुब्बी हो जाता है तो इसका सुरक्षा के लिए क्या हो जाएगा, एक बेहतर एक इसका पास विकल्प हो जाएगा। और इसी विकल्प को खोजने के लिए ये काम अल्धारा कंपनी कर रहा था। तो अभी इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, भारत आई थी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत मीम देखे होइएगा, ठीक है। देखिए कोई कोई क्या क्या कुछ कर बोलते रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो अब कहने का ये कह रहा है कि जो है मोदी जी का इतना अच्छा इटली से संबंध है, तो इटली वाले को कहना चाहिए कि जो है कतर को कह करके मध्यस्थता करवा के ये 8 सैनिक को, क्योंकि अभी तो कानूनी कोई प्रक्रिया हो नहीं सकता है, समय खत्म है, समय है नहीं, 2-3 दिन बाद आपको फांसी दिया जाना है। तो ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत टेंशन वाला भी बात है कि नहीं, हमारे सैनिक कहीं दूसरी जगह में जाके फांसी का सजा हो रहा है और वहां पे फांसी दिया जाएगा और भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बैठे अगस्त 1 साल का, लगभग 1 साल से ज्यादा मामला हो गया, अगर चाहता तो कुछ ना कुछ विकल्प निकालता, ठीक है। तो ये आपके लिए यही है कहानी। अब आइए कतर। कतर कहाँ है भैया, कतर यहाँ पे है। कतर का राजधानी कहाँ कहिएगा, दोहा कहिएगा, ठीक है, दोहा कहिएगा। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ का मुद्रा को क्या कहते हैं, रियाल चलता है, यहाँ पे रियाल चलता है। और यहाँ का शेख कौन है, तो क्या कहिएगा, तमीम, क्या कहिएगा, तमीम अल थानी, ठीक है। ये नाम तो याद ही रखिएगा। और क्यों याद रखिएगा बताते हैं, क्योंकि तमीम अल थानी जो है, अभी आपको बोले ना, अमेरिका के जो हमास के द्वारा इजरायली कुछ बंधक बना गया था, उसमें से अमेरिका के कुछ नागरिक थे, 2 नागरिक को जो छोड़ा गया, तो आपको किसके द्वारा, ये कतर के मध्यस्थता थे। कतर और ये क्या बोलते हैं, तालिबान। यहाँ पे अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के बीच जो है आपका क्या किया है, मध्यस्थता करवाया, यही कतर के द्वारा। रूस वाला जो वैगनर समूह, यानी जितना भी वहां एक तरह से बहुत बड़ा टेबल समझ लीजिए, एक तरह से हब बन गया है। जो भी घटना घटेगा क्या जाएगा, तमीम अल थानी के पास जाएगा और वो मध्यस्थता कराने में नंबर 1। पहले ये काम कोई और करते थे, अब ये अपना जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर कतर चाहेगा तो यहाँ पे जो आपका जो अभी लड़ाई चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, वो युद्ध भी आपका रुक सकता है, क्योंकि कतर में जो
आपका हमास का जो मेन इसको जो फंडिंग किया जाता है और हमास का जो मेन हीरो है, ठीक है, वो आपका कतर में ही आके बैठा हुआ है। कतर में ही सारा चीज होता है, फंडिंग इधर से ही किया जाता है, ठीक है। ईरान का भी संबंध कतर से अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ देश है, बहरीन है, कतर है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका कुवैत है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, समझ गए होइएगा। हमको जो देखिए कहानी तो इसमें बहुत कुछ है, अगर लीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, मगर मोटा मोटी आपको हम जो बताएं वही है। तो ये भी आप जान गए कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार 2023 कहाँ मनाए थे, इंदौर में मनाए थे, ये आपको जानना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इन 8 नौसैनिकों में से एक नौसैनिक आपका कौन है, कुमरेन तिवारी है। उसी तिवारी जी को जो है ये आपका दिया गया है भारत प्रवासी भारतीय सम्मान। कब दिया गया था, 2019 में। कह देगा कि जो फांसी दिया गया था, क्योंकि ये सम्मानित आदमी, और वो जाकर के यहाँ पे देखिए अब आई जो आपका पाकिस्तानी जो है न्यूज चैनल जो कतर वाले को कहा, तो अब कितना सच्चाई है कितना इसमें गलत है अब वही लोग कहेंगे। और ये कतर वाला बोल रहा है कि ये चीज को हम पब्लिकली नहीं कर सकते क्योंकि ये गुप्त चीज है, ठीक है। ये जो कानूनी प्रक्रिया है, ये कानून के ही दायरे में हम बात कर सकते हैं, इसको हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि आखिर में घटना क्या है उसको आप पब्लिक कीजिए। पब्लिकली कतर सरकार कर नहीं रही है, ठीक है। तो इन 8 व्यक्ति का नाम जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या कहिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है, तो कुमरेन तिवारी को मिला है। और बाकी बचा ये सारा नाम, आपका जितना भी नाम है सारा नाम इसी 8 आदमी का नाम है ये, ठीक है। तो यही आपका है कतर। कतर का राजधानी कहां बोले, दोहा। यहीं पे आपका फीफा विश्व कप हुआ था। कतर को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। यही कतर से हम लोग एलएनजी मंगाते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मंगाते हैं, ठीक है। कतर बहुत हाईटेक कंट्री है तो छोटा विकसित देश में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर। क्या बोलता है, आपका बोंगो सागर हो गया, ठीक है, 2023 हो रहा है। ये क्वेश्चन पांचवा, और पांचवा अभ्यास कॉर्पेट है, ठीक है। ये दोनों ये क्या है, नौसैनिक अभ्यास है। क्या कहिएगा, ये नौसैनिक अभ्यास है, पहले ये जानिए, ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, ये आपका बोंगो सागर हो रहा है चौथा, और पांचवा हो रहा है कॉर्पेट। ये कहाँ पे, विशाखापट्टनम में हो रहा है। विशाखापट्टनम तो आपको बोल दिए आंध्र प्रदेश का राजधानी मतलब घोषित किया गया है, और आंध्र प्रदेश में ये आपका विशाखापट्टनम पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है विशाखापट्टनम, देखिए आप ये जो आंध्र प्रदेश देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया में इधर आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है। यानी एकदम ऊपर में दिखेगा, ठीक है। ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो यही विशाखापट्टनम में आपका जो है यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है। इसी बंगाल की खाड़ी में आपका ये नौसैनिक अभ्यास आपका चल रहा है। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। पहले आप ये जानिए किसके साथ चल रहा है, बांग्लादेश के साथ चल रहा है। क्या क्या, कॉर्पेट और बोंगो सागर। अब ये कह रहा है कि ये जो आयोजित किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम में। किसके किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश, और भी बताते हैं कुछ सैन्य अभ्यास और भी है, पहले इसको जान लेते हैं। तो ये है ना, भारत की तरफ से जो है 2 गो आपका आईएनएस आपका कुठार है और आईएनएस किल्टन है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आपको कहेगा कि बोंगो सागर में कौन सा जो है भारत की तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ था, तो कुठार याद रखिएगा। ये एक तरह से ना क्या है ना, ये एक तरह से आपका क्या कहते हैं उसको आप, ये एक तरह से आपका वो जो है मिसाइल होता है ना, उसी तरह से वो होता है। और किल्टन क्या है ना, एक गश्ती पोत है। ये आपका डोर्नियर जो है, ये आपका जो है एक विमान वाहक पोत है, ठीक है। ये तीनों को याद रखिएगा, कुठार, किल्टन और डोर्नियर, ठीक है। यही आपका भाग ले रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, विशाखापट्टनम में यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका ये जो है आपका एक सैन्य अभ्यास हुआ था, हम लोग का भी हुआ था सैन्य अभ्यास। ये सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, संप्रीति। ये भी बात याद रखिएगा, अभी संप्रीति आपका यहीं पे हुआ है, ठीक है। क्या कहिएगा, संप्रीति आपका हुआ था कहाँ पे, मेघालय में। कहाँ कहिएगा, मेघालय। मेघालय कहाँ है भाई, तो मेघालय का अमरुई एक जगह है, वहीं पे हुआ था आपका संप्रीति। ये आपका नौसैनिक अभ्यास था, सॉरी नौसैनिक नहीं कहते, मतलब सेना के द्वारा अभ्यास किया जाता है मेघालय में, ठीक है। अब हरिमौ शक्ति भी हुआ था, अभी हरिमौ शक्ति जो है सैन्य अभ्यास हुआ किसके साथ, मलेशिया के साथ, ठीक है। क्या कहिएगा, ये भी आपका मेघालय में ही हुआ था, ठीक है। हरिमौ शक्ति, ठीक है, हरिमौ शक्ति भी आपका हुआ है। थोड़ा सा सब याद रखिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल हुआ है, तो फिलहाल हुआ इसी वजह से रिवीजन। हरिमौ शक्ति मलेशिया के साथ, संप्रीति मेघालय में हुआ था बांग्लादेश के साथ, और ये जो आपका हो रहा है बोंगो सागर किसके साथ हो रहा है, ये बांग्लादेश के साथ नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास है, कहाँ पे हो रहा है, विशाखापट्टनम में। भारत की तरफ से कौन जो है, ये गाइडेड मिसाइल होता है एक तरह से ना, ये कुठार जो है ना एक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये गाइडेड मिसाइल है, और ये जो है आपका जो है नौसैनिक जहाज है, ये अब वो आपका गश्ती पोत है। ये तीनों को आप एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, आईएनएस कुठार, आईएनएस किल्टन, डोर्नियर। ये सब पूछ लेता है कि जो है बोंगो सागर में कौन सा जहाज भाग लिया था, तो फंस जाइएगा, ठीक है। अभी आपको बताया था ना कि अब आपको अल जायद हो रहा था, जायद तलवार यहाँ पे यूएई में हो रहा था ना, तो वहां पे जो है आपका जो है अपना जहाज गया था। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल भी याद रखना है, जहाज सब पूछ लेता है। तो कहाँ हो रहा है ये, विशाखापट्टनम में। अब आइए थोड़ा सा नौसैनिक अभ्यास और बताता है। हरिमौ शक्ति बता दिए, आपका संप्रीति बता दिए। अब देखिए, अभी एक सिर्फ युद्ध अभ्यास नाम करके हुआ था आपका अलास्का में,
वहां पे हो रहा था अमेरिका में, भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ है, अभी आपका धर्म गार्जियन हुआ था, किसके किसके बीच चलता है धर्म गार्जियन, तो आपको क्या कहिएगा, जापान और भारत के बीच चलता है, ठीक है। उसके बाद एक वीर गार्जियन भी होता है, भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। और अभी आपका काजिंद हुआ है, ठीक है, अभी काजिंद भी हुआ है, किसके साथ, तो क्या कहिएगा, भारत और कजाकिस्तान के साथ आपका काजिंद होता है, ठीक है। तो ये सब नौसैनिक अभ्यास है, मतलब ये सब सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट था, हम उस लिस्ट को लाए नहीं, तो आपको एक तरफ से हम सारा रिवीजन करा देते हैं, अगला कोई अभ्यास होगा ना फिर उस पर हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अभी मालबार नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जो क्वाड देश है ना, क्वाड देश में कौन कौन आता है, भारत, जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अमेरिका। तो क्वाड देश का जो मालबार सैन्य अभ्यास हुआ था, ये कहां पे हुआ था, आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था आपका क्वाड देश का जो है सैन्य अभ्यास, जिसको हम लोग कहा था मलबार, ये क्या बोलते हैं, मालाबार सैन्य अभ्यास कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और भी बहुत सारा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक अभी सीसेट हुआ था, ठीक है, सीकेट बोलते हैं उसको, वो आपका सिंगापुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, सिंगापुर के साथ हुआ था। उसके बाद और भी जायद तलवार भी हुआ यूएई के साथ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा है तो बहुत सारा, मगर जो महत्वपूर्ण है, जो फिलहाल हुआ है, उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके चलिएगा, ठीक है। और जो बाद में हुआ तो उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानेंगे। अब जो पुराना हो जाता तो वो करंट के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया, जो रोबोट अभी बताते हैं, अभी एआई के बारे में भी बता रहे हैं। दुनिया का जो है पहला एक ऐसा रोबोट है जिसको जो है किसी कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया, ये बात समझ लीजिए। पहला रोबोट होगा दुनिया का कि जिसको सीईओ नियुक्त किया गया, उस रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम है मीका, ठीक है। क्या कहिएगा, मीका नाम से रोबोट को पहला सीईओ बनाया गया है किसी कंपनी का, और वो कंपनी कौन है, हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टोडर ने, ये नाम है इसका, किस कंपनी का, हैंसन एंड रोबोटिक्स, याद रखिएगा। कहेगा कि दुनिया का पहला रोबोट जो सीईओ बना है उसका नाम क्या है, तो मीका नाम है, ठीक है। और कौन कंपनी के द्वारा बनवाया गया है, तो हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा इसको बनाया गया। इसके पास जो है ना बहुत ज्यादा सटीक जानकारी होता है, ठीक है। आप समझ जाइए रोबोट। अब आइए एआई के बारे में। अभी जानता आपको बताए थे कि एआई कितना अच्छा है और कितना हम लोग के लिए खतरा उत्पन्न किया है, क्योंकि रश्मिका मंदाना का जो फोटो था, उस फोटो को बताए थे ना आपको डीप फेक के जरिए। डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है, डीप फेक आपको बताए थे, डीप फेक टेक्नोलॉजी हो जो एआई आधारित काम करता है ना। तो यही है एआई। अब जानिए एआई कितना आगे बढ़ गया। अब कंपनी में लोग का जरूरत नहीं है, अब खुद से जो है रोबोट सीईओ बनेगा, रोबोट काम करेगा, और ये काम आपके नजर के सामने दिख भी रहा है। अभी एआई पर संबंधित सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे, इंग्लैंड में हो रहा था, ठीक है, आपको वो भी बताए थे, जिसमें से 28 देश है, उसमें से एक भारत है, साथ में यूरोपियन यूनियन है, ईयू कहिएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेयर है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड में जो हो रहा था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है, ठीक है। तो एआई का गॉडफादर किसको कहेंगे, तो क्या नाम है उसका, जेफरी हिंटन, याद रखिएगा। एआई से संबंधित बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जो है चैटबॉट स्टार्ट किया था हम लोग, यही आपका एआई आधारित, ये भी याद रखिएगा। बहुत एआई, बहुत टेक्नोलॉजी आगे जाने वाला है, ठीक है। इससे जितना चिंता का विषय है उतना इसमें लाभ भी है। अब कैसे इससे निकाला जाएगा, सरकार तो बोल दिया है कि अब इस तरह से डीप फेक या किसी तरह का कोई चीज अगर आपका सोशल मीडिया में या कोई आपके साथ कुछ फ्रॉड करता है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसका शिकायत दीजिए, और वो आपका वहां से चीज है उसमें आपका हट जाएगा, ठीक है। अभी नया कोई कानून भी बनाने वाला सरकार, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या आके यहाँ पे आपका खड़ा हो गया। तो दुनिया का पहला एआई जो है, अब मतलब सीईओ जो बनने वाला रोबोट का नाम होगा, वो उसका नाम क्या कहिएगा, मीका। और ये किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया, हैंसन रोबोटिक के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा। एआई बराबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का गॉडफादर किसको कहते हैं, जेफरी हिंटन को, वो नाम याद रखिएगा, एआई, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमोहन का निधन हो गया, यानी कहने का मतलब है ये तेलुगु अभिनेता थे, और मोदी जी जो है इसके निधन पर जो है अपना शोक संवेदना प्रकट किए हैं। जब कहीं पर शोक संवेदना का बात आ जाता है मोदी जी द्वारा, तो वो आदमी हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, क्योंकि किसी का भी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से, ये जो है आपका जूनियर एनटीआर है, उसने भी जो है इस पर बहुत बड़ा शोक संवेदना मतलब अपना प्रकट किए हैं कि ये नहीं होना चाहिए, दिल का दौरा पड़ गया। और दिल के दौरा में देखिए दिल का दौरा आजकल कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। हो क्या गया ना, जब से आपका ये कोविड टीका लगा है ना लोगों को, अभी एक आपका जो है रिपोर्ट भी आया था, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से कोविड का टीका लगा है, अब ये कोविड का टीका जिम्मेदार है या फिर यहाँ का क्लाइमेट जिम्मेदार है या फिर कुछ और जिम्मेदार है नहीं पता, बट दिल का दौरा जो पहले के हिसाब के जो अगर रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो कम से कम बहुत ज्यादा % जो है बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिल का दौरा पड़ रहा है। जो भी ओल्ड एज के लोग हैं ना, 60-65 साल, 50 साल, देख रहे हैं कोई भी बार में या जिम क्लब में या कहीं पे भी एकदम हार्ट अटैक आ जा रहा है, ठीक है, दौरा आ जा रहा है और आदमी का मृत्यु हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोग को मानना है कि आपका जो है
आप जो आप कोरोना का वैक्सीन है कहीं उसका साइड इफेक्ट ना है। तो अब क्या चीज का इफेक्ट है, अब ये शोध का विषय है, ठीक है। तो चंद्रमोहन को जो है दिल का दौरा पड़ने से इसका निधन हो गया है, मोदी जी शोक संवेदना दी है। और ये कौन है, तो तेलुगु अभिनेता है, ठीक है। तेलुगु फिल्म होता है ना, तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार रहे, कई सारे हिट मूवी दिए हुए, क्योंकि तेलुगु फिल्म जो है साउथ का फिल्म अपने आप में एक अपना अलग ही क्या जलवा रखता है कि नहीं है। तो चलिए मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन आपका हो गया है, ज्यादा आज क्वेश्चन बनाए नहीं थे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग कल एक नया एनर्जी के साथ और नया समसामयिक घटना लेकर के।